बनाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारी कम से कम 65 सीटें आएंगे अगर अकेले लड़े तो भी। अच्छा, हाँ, संगठन तो बन नहीं पा रहा है आम आदमी पार्टी का। बड़े-बड़े नेता लोग ज्वाइन करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। चाहे अशोक तंवर जी की बात करें, क्या उनको यहाँ पे अपना भविष्य नज़र नहीं आया? ईडी है या खुद का तोता है कांग्रेस इसका बीजेपी का, और जानबूझकर केजरीवाल को नीचे गिराने के लिए सारी हदें पार कर दी। निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, बाहर आएंगे 100% आएंगे। हरियाणा में भी इनकी सरकार बनेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। आज के खास बातचीत के अंदर आम आदमी पार्टी के एक चर्चित चेहरे मिरान के अंदर फिलहाल मौजूद हैं, इंदर सिंह सिहाग, जिन्होंने कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव के अंदर एक ट्रेलर जो है वो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से अपने वजूद के बलबूते के ऊपर आम आदमी पार्टी का इतना वर्चस्व जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और आम आदमी पार्टी का जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ खेल होने वाला है, समीकरण बदलते हुए हरियाणा के नजर आएंगे, क्योंकि फिलहाल की जो सरकार है वो अल्पमत में होते हुए भी फिलहाल सरकार के अंदर कायम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है वो पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अल्पमत में होते हुए फिलहाल सरकार कैसे कायम कर सकती है। लेकिन दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा और उसके बाद पंजाब के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने सब के सब खेल बिगाड़ दिए, और आज फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सजग संसार के रोहित जी, आपका गांव मिरान में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल फूले फले, हम ये परमात्मा से दुआ करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो स्याग साहब, बातचीत करेंगे कि आपके राजनीतिक कैरियर की क्या सोच करके आम आदमी पार्टी को आपने शुरुआत की, और मिरान से आप हैं, और क्या सोच करके आपने ज्वाइन किया? सबसे पहले तो एक ही पॉइंट है कि आप मरी सुरगाओ भाई, राजनीति है ना। ये हमने कांग्रेस देखी है, बीजेपी देखी है, लोकदल देखी है, अपने अपने मतलब का सिद्ध किया और चले गए। जी, हमारे इलाके की किसी आदमी ने सुध नहीं ली। तो हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, अपने इलाके का एमपी एमएलए होगा तो वो उसकी सुध लेगा। दिल्ली जाके बैठ गया भाई, लोकल आदमी की बात नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही बात। इससे हमारे इलाके में बहुत ही तकलीफ हुई हमें। ना तो यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा हुई, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था हुई। 20-20, 30-30 किलोमीटर से पहले ना कॉलेज है, ना आईटीआई है, ना मंडी की सुविधा है। तो हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारे इलाके से आज तक कोई प्रतिनिधि, ना तो एमएलए और ना ही कोई एमपी बना है, ना कोई चेयरमैन बड़ा बना है। बिल्कुल, हरियाणा का लाल केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ हरियाणा से उठ करके दिल्ली के अंदर एक डंका बजाया है, जिसे शिक्षा के नाम के ऊपर या शिक्षा का हब बोल सकते हैं। पूरे देश भर के अंदर अगर चर्चाओं का विषय है तो सिर्फ दिल्ली के अंदर है। लेकिन दिल्ली की राजनीतिक भी अभी फिलहाल गड़बड़ाई हुई है। क्या पता नहीं ये शिक्षा का हब उनको हजम नहीं हो रहा है, या केजरीवाल को बेल देने से पहले ही ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। ऐसी तमाम बातें अटकलें लगाई जा रही हैं। इन चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का वजूद कितना नीचे घट रहा है या ऊपर उठ रहा है? केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए, हमारे इलाके के, हमारे भिवानी जिले के केजरीवाल जी हमारे नजदीक पड़ोसी गांव खेड़ा के हैं। उनकी सभी नीतियों को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ, क्यों ना हमारे इलाके में भी केजरीवाल जी का वर्चस्व कायम हो। उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में अपनी जगह बना ली, तो हरियाणा में भी उनकी सरकार आनी चाहिए। हमें भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब ये पूछूंगा, जैसे अभी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर कैसे ये आरोप अमल हैं, करेंगे? ये बेबुनियाद हैं, ये ऑफिस में बैठकर लगाए हुए आरोप हैं। उनको नीचे गिराने के लिए उनको एक ही पता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, आईआरएस है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चित चेहरा, जो प्रधानमंत्री का, जो उसके महकमे के जो प्रधानमंत्री का सिस्टम है ना, उनको एक ही आदमी कट कर सकता है, वो है केजरीवाल। मतलब सीधम सीधा कह सकते हैं केजरीवाल से डर लगता है। डर लगता है। और वो पढ़े लिखे आदमी होने के कारण एक अनपढ़ सिस्टम है ना, वो हमारे देश पे इस टाइम राज कर रहा है। अनपढ़ का मतलब ये कहूंगा कि जातिवाद पर लड़ा दिया, धर्म पर लड़ा दिया। कहीं पंजाब में गए तो वहां सिखों को और कुछ बोलने लगे। इनका मतलब है कि देश में जो तरक्की केजरीवाल जी करे हैं, उसको रोकने के लिए तरह तरह की आबकारी नीति बनाई थी। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। आबकारी नीति में उन्होंने आज तक एक पैसा बरामद नहीं किया। ईडी है या खुद का तोता है कांग्रेस इसका बीजेपी का, और जानबूझकर केजरीवाल को नीचे गिराने के लिए सारी हदें पार कर दी। केजरीवाल जी निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, बाहर आएंगे 100% आएंगे। हरियाणा में भी इनकी सरकार बनेगी, और क्या करना देखना आने वाला समय केजरीवाल जी का तो होगा। एक चीज ये है कि कोई बड़ा आतंकवादी नहीं है केजरीवाल। लोगों के लिए काम किए हैं, जनता के लिए उन्होंने काम किए हैं। जब निचली अदालत उनको बेल दे देती है,
ऑर्डर अपलोड नहीं हुए उससे पहले ईडी जो है हाई कोर्ट पहुंच जाती है। ऐसा मतलब क्या चाहते हैं कि केजरीवाल बाहर ना आए और हरियाणा के अंदर चुनाव चर्चा या फिर ना तो हो सके? उनको पता है कि इस टाइम हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, 10वें महीने अक्टूबर के आस पास चुनाव होंगे। जी। और अगर केजरीवाल जी अपना पूरा सिस्टम हरियाणा में घुमा देंगे तो इनके पांव नहीं लगे, ना महाराष्ट्र में लगने देंगे ना हरियाणा में लगने देंगे। उस बात को इन पहले से दिमाग में चल रही है बीजेपी को, भाई कम से कम केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए, पब्लिक से ना मिलना दिया जाए। जानबूझ कर सारी जो भी अडंगा लगा रखा है जानबूझ कर लगा रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होते तो अब तक ये अपने शिबू सोरेन जी इनको भी इसी तरह कोई आतंकवादी नहीं है, ये स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कोई ऐसा जुल्म नहीं कराया, ना कोई देशद्रोह की धारा, सिर्फ नीतियां बनाई थी बिल्कुल, आबकारी। आज तक पूरे भारत इतिहास के अंदर ऐसा कोई समय नहीं रहा होगा जिसमें वर्तमान के मुख्यमंत्री को कभी जेल में डाला गया। ये ये दो शायद भारत का इतिहास के अंदर पहले भारत के मुख्यमंत्री इतिहास में ये दो ही आदमी, शिबू सोरेन और ये केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के लड़के हैं। हाँ। हाँ, ये दो ही आदमी हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए इनको जेल में डाला गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कानून व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है, हम निष्पक्ष तौर पे जीतेंगे और हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में भी वर्चस्व आम आदमी पार्टी के साथियों का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा। मतलब थोड़ा बहुत उठाव करेंगे। पक्का चलो, जी। इंडिया गठबंधन की आपने बातचीत की, इंडिया गठबंधन का पूरा जोर पूरे देश भर के अंदर रहा और 240 के हाँ। लगभग सीटें प्लस सीटें लेकर के आई इंडिया अलायंस। क्या हरियाणा के अंदर ये अलायंस बना रहेगा या आम आदमी पार्टी अगले चुनाव लड़े? बिल्कुल बना रहेगा। ये इंडिया गठबंधन की जो सेंट्रल लेवल की टीम है उनकी जिम्मेवारी है। अगर उन्होंने अलग चुनाव की कही तो हमें अगला अलग भी हमारी टीम है। हमारे पास 2 लाख वर्कर हैं जो ग्राउंड लेवल पर हमारे पदाधिकारी हैं, खूब मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे पास सभी कैंडिडेट सुशील हैं। गुप्ता जी चुनाव में थे, जैसे ही वो हारे हैं, उन्होंने तो कहा कि भई इंडिया अलायंस ने अच्छा साथ दिया। लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता रहे, संदीप पाठक जी की बात करूँ या अनुराग ढांडा जी की बात करूँ, उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाए कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस ने साथ देखो नहीं दिया, नहीं तो जीत पाते। देखो सभी मछलियां, सभी मेंढक एक पलड़े में नहीं चढ़ सकते। कुछ अपनी उनकी निजी मजबूरियां होंगी कांग्रेसियों की। कई कहते हैं बोले पंजे का हाथ का निशान नहीं दिखा, हमने पूरे हरियाणा में पूरे देश में दिखा था भाई पंजे का निशान उनका। हमने कहीं गड़बड़ नहीं करी, हमने राव दान सिंह के पक्ष में जबरदस्त मतदान करवाया। पूरे तोशाम हल्का में मिराण गांव ऐसा था जिसमें 608 वोटों से जीत कर निकले हैं राव दान सिंह जी। 15 तो हमने भी कौन देखा है, गड़बड़ करनी होती तो नहीं। हम अलायंस के साथ है, अलायंस के साथ रहेंगे। अगर अलायंस ने हमें अलग लड़ने का मौका दिया तो अलग चुनाव लड़ेंगे। हम हर तरह से सक्षम है और अपनी हरियाणा में सरकार बनाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारी कम से कम 65 सीटें आएंगे अगर अकेले लड़े तो भी। अच्छा, हाँ जी। संगठन तो बन नहीं पा रहा है आम आदमी पार्टी का, बड़े-बड़े नेता लोग ज्वाइन करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। चाहे अशोक तंवर जी की बात करें, क्या उनको यहाँ पे अपना भविष्य नज़र नहीं आया? अशोक क्योंकि खुली जगह थी, हो सकते थे सीएम के दावेदार भी हो सकते थे, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, लेकिन जाकर के बीजेपी में अपनी अशोक तंवर जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान, उनको एक ही मतलब था, वह आजाद पार्टी में रहते। यहाँ पार्टी का सिस्टम होता है, पार्टी की नीतियों के मुताबिक चलना पड़ता है, संगठन के मुताबिक काम करना होता है, अपना व्यक्तिगत नहीं कर सकता। हम भी पार्टी के जिला सचिव हैं, हम पार्टी से बढ़कर नहीं हो सकते। पार्टी केजरीवाल की नीतियों के अनुरूप चलना पड़ेगा हमें। हाँ। तो क्या आपके तोशाम क्षेत्र की बात करें, क्या अभी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपना ग्राउंड बना रहा हो? क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, हर 2 महीने के अंदर तो कोई ग्राउंड बनेगा नहीं कि कोई बंद दरवाजे से कोई आम नेता आदमी निकलेगा। आम आदमी के साथी और भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसको भी मौका दिया जाए, पार्टी जिसको भी आगे लाएगी हम उसके साथ होंगे। हमें मौका दिया तो हम भी चाहेंगे कि इस बार तो शाम से विधायक हम बने, लेकिन ये पब्लिक पर और पार्टी की नीतियों पर है। पार्टी जब भी मौका आम आदमी देगी। पार्टी एक बात तो है, हाँ आम जी। आदमी पार्टी कभी किसी माथे के ऊपर नहीं लिखती है कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी सिर्फ। क्योंकि जब पहली बार जब दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े गए थे, तो राह चलते कहूँ या फिर किसी दुकानदार भाई को कहूँ या रेहड़ी वाले को कहूँ, टिकट इस तरीके से बाँटे गए थे और इस तरीके से धड़ाम से जीत जो है वो साबित हुई। अपने वर्करों को मानते हुए, जो वर्कर मेहनती वर्कर है, ईमानदार वर्कर, उस पर वह दाव पक्का खेलते हैं, हर हालत में खेलते हैं। और मुझे आशा है कि इस बार भी दाव हमारे ऊपर खेला जाएगा। पूरी ईमानदारी से काम किया हमने 3 साल में, हमने पूरे भिवानी जिले में नंबर 1 पर रहे हम। तो आशा करते हैं कि आने वाला समय
हमारा हो, हमारी पार्टी का हो, और दिल्ली में एक बढ़िया सरकार, हरियाणा में एक बढ़िया सरकार बने, और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो ग्राम लेवल पर क्या बोलते हैं इनको, अलग तो हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि आने वाली ये नई नई पार्टियां हैं इनको हम दरकिनार कर दें, मौका ही नहीं देंगे, बार बार वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना काम करेंगे। बिल्कुल भाई, ये वही पार्टी है जो पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम थे कांग्रेस पार्टी से, और उनके सामने एक मोबाइल की दुकान खोलने वाले व्यक्ति ने उनको हरा दिया था। मतलब कोई दोहराई नहीं है इस पार्टी के ऊपर, किसी को संशय नहीं है कि पार्टी किस व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दे और कौन सा व्यक्ति जो है वो सामने के प्रतिनिधि को धड़ाम से उतार दे। बीजेपी पार्टी की थोड़ी सी बातचीत कर लें कि रोजगार की बात करें, बड़ी बड़ी पर्ची खर्ची की बातचीत करते हैं। एचक्यूआरएम सिस्टम यहाँ पे चलाया गया है, बेरोजगार के मामले में हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है। कभी हुड्डा साहब भी बात किया करते थे कि रोजगार में नंबर 1 है, और अब बेरोजगार में नंबर 1 हरियाणा है। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में एक, हरियाणा विकास के नाम से एक नंबर से पूरे देश में जाना जाता था, अब बेरोजगारी के नंबर 1 में जाना जाता है। रही बात खर्ची पर्ची की, कल नीट की परीक्षा थी, आप देखते हुए हो कि नीट की परीक्षा में इतनी जबरदस्त धांधली हुई है कि एक ही ग्रुप, एक ही सेंटर के ऊपर 720 अंक एक एक लड़का के जो ग्रेस मार्क थे उनके देने भी जगह कौन रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई है। खर्ची पर्ची सबके में चलता है, इसमें कहने के नाम की खर्ची पर्ची नहीं है। मेन आदमी गांव में से एक दो लड़का लगा देते, उसका प्रचार प्रसार करते, बाकी सब कुछ चलता है। हमारे घर में भी बेरोजगार लड़के, आज तक उनका नंबर नहीं पड़ा, हम भी टॉप में काफी बार आए था। तो ये कुछ समस्याएं हैं, कहने में कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। बिल्कुल भाई, ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि नीट के अंदर जिस प्रकार से पूरे भारत के वर्ष के अंदर मतलब जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, एक सेंटर के अंदर 60 से 70 बच्चे कैसे पास हो सकते हैं, एक ही सेंटर के अंदर बच्चों को इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं, इस प्रकार के जो अटकलें हैं, इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह जो हैं वो इस सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि गुजरात के अंदर मतलब जो एनटीए जो उनका अधिकारी था उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है उनको, और अभी एक नया कानून भी बनाया गया है, थोड़े ही दिन जल्दी ही लागू कर दिया कि 1 करोड़ रुपए उनके ऊपर ऐसा कुछ कानून बना सुनो, दिया। इनको पता है आप जा चुके हैं, क्यों 10 साल पहले ये कानून लिया उन्होंने तो सारे जेल होनी थी इनकी, सभी की जेल होनी थी इनकी, एक भी नहीं बचता। ठीक है, इनको पता चला आपका राज साम्राज्य बंद हो चुका है, और ये मध्यावधि चुनाव पर देश खड़ा है इस टाइम, कोई भी आशा नहीं कि प्रधानमंत्री ये रहेगा। इनको पता लग चुका है, आप खो चुके हो लोगों से बहुमत अपना। हाँ भाई, ये बात तो साबित हो चुकी, क्योंकि 200 300 प्लस की पार्टी जब 400 पार का नारा देती है और वो 240 के ऊपर सिमट जाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन करके एनडीए पार्टी की सरकार बनती है पूरे भारतवर्ष के अंदर, चर्चा ये होती थी कि मोदी सरकार, अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं बोलता, सिर्फ एनडीए सरकार बोलती है। क्या ये इंडिया अलायंस के सामने एनडीए जो सरकार बनी है 5 साल जो है वो चला पाएंगे? नीतीश पलटू राम जिसे हम बोलते हैं, नहीं, या फिर जो उत्तराखंड के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, ये दो बैसाखियां हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और बैसाखी के सारे काफी देर नहीं चले, हमने पहले भी देखे, आई के गुजराल जी बने थे, देवगौड़ा जी भी बने थे, हमने बहुत कुछ देखा है। नहीं चलेंगे, चौधरी चरण सिंह भी बने थे, मोरारजी देसाई भी बने थे। ये 2.5 साल की सरकार हो, पढ़ पढ़ की नाका लगाओगे और नहीं चलेगा। जो संविधान बदलने की बात रही, कहाँ गई वो 400 पार आपकी? मैं उन SC ST वाले साथियों को कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसी ठोकर मारी है इसके जो बहुमत को। जो संविधान बदलने की बात, बाबा साहब का जो संविधान था, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी भगत सिंह जैसे वीरों ने, उनके संविधान को बदलने की बात हो रही थी। मैं तो उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पार्टी से इनको बाहर रखा और बैसाखियों के सारे चलने वाली सरकार दी है, एनडीए के ग्रुप की सरकार बनी है इनकी। सही कहा, बैसाखी के सहारे एक व्यक्ति कहीं काफी दिन तक नहीं चल सकता है, उसका अंत भी कभी ना कभी होता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से पहले के उदाहरण दिए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, ऐसे हुए हैं जब एक एक वोट से जो है वो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, सिर्फ एक वोट से सरकार जो है वो गिरी थी। तो ऐसा अब की बार मतलब कहना मुश्किल है कि 5 साल ये सरकार चल पाएगी। और इंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत बहुत समय दिया। सब बहुत बढ़िया, आपने मौका दिया हमें, सजग संसार को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, ये फले फूले। और भाइयों, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों, इस प्रकार से इंटरव्यू आप लोग देखते रहे। और तोसाम से फिलहाल हम मौजूद थे मिरान से, और जो जिला सचिव हैं हमारे साथ इंदर सिंह जी खास मेहमान थे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।